नमस्कार। मोदी और शाह दो लोगों ने पूरा भारत हैक कर लिया और हम 140 करोड़ लोग बेवकूफ़ों की तरह ताकते रह रहे, देखते रह रहे, इंतज़ार कर रहे आगे क्या होगा और क्या करेंगे। ये लोग राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे, राष्ट्र की, हमारी थोड़ी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व एक ही है, जात और धर्म। इसके अलावा कुछ हमारे पास है नहीं। वैसे बताने के लिए भारतीय आदमी के पास कुछ होता ही नहीं है कि मैंने इतना पढ़ाई की है, मैं ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो उसके जाति के नाम पर ही इतराता है और धर्म के नाम पर, और कुछ उसके पास कोई अस्तित्व नहीं। और इन दोनों चीज़ों को पूरी दुनिया में अगर जाकर बताओ कि मैं भारत का हूँ और मैं ऊंचे जाति का हूँ, वो लात मारेगा पिछवाड़े पे। कोई वैल्यू नहीं इसकी दुनिया में, और वैसे भारत में भी नहीं। लेकिन हम, पता ही नहीं हमको कि जात क्या और धर्म क्या, बस हम उसी के ऊपर इतराते हैं। मैं ऊंचे जाति का हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। आज इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर इन दोनों ने पूरा देश हैक कर लिया। सारे लोग अगर इकट्ठा होते, सारे भारतीय होते, तो क्या मजाल थी इनकी कि ये पूरे भारत को हैक करते। इन्होंने सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैक कर ली, इन्होंने चुनाव आयोग को हैक कर लिया, हर चीज़ इन्होंने, सारी सुरक्षा यंत्रणा को हैक कर लिया, इन्होंने न्याय व्यवस्था को हद कर लिया, इन्होंने सारे प्रसार माध्यमों को हैक कर लिया। राष्ट्र की संपत्ति हर रोज़ दिन ब दिन बेचे जा रहे, राष्ट्र के ऊपर मनमानी तरह का कर्ज लेकर कर्ज बढ़ा रहे। पता नहीं भारत का कितना सोना कहाँ गिरवी रख दिया, वो भी पता नहीं है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी के माध्यम से पूरे भारत को नंगा किया जा रहा है। कोई व्यापारी जिंदा नहीं बच रहा है, कस्टमर भी नहीं बच रहा है। सबसे बार बार एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स लिया जा रहा है। पूरी तरह अंधाधुंध कारोबार चल रहा है। ना न्याय व्यवस्था बची है, ना सुरक्षा व्यवस्था। हाल ही में एक न्यूज़ आई है, बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट और मर्डरर को 15 अगस्त को रिहा कर दिया, क्योंकि उनके 15 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है। हालांकि उनको आजन्म कारावास हुआ था, लेकिन उनको छोड़ दिया। बस उन्होंने क्या किया, गुजरात सरकार के पास एक 11 लोगों में से एक ने अर्जी लगाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि भाई ये ऐसी केस है, इस पर आपकी सलाह क्या है, आप दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस पर निर्णय लीजिए। फिर केंद्र को पूछा, केंद्र ने बोला ठीक है, आप निर्णय लीजिए, छूट गए सर। हालांकि ऐसे लोगों को माफ़ीनामा दिया ही नहीं जा सकता। गुजरात सरकार का नियम है 2014 का कि किसी को माफ़ीनामा किसको दिया जाए, उसमें साफ तौर पर लिखा है, अगर 2 से ज़्यादा लोगों का मर्डर किया हो या रेप या गैंग रेप के आरोपी हो, तो उनको माफ़ीनामा नहीं दिया जा सकता। तो 2022 में इन्होंने किस बलबूते पर इनको छोड़ा? इन्होंने सारे बहाने बना लिए। जब इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन ऐसी है कि इस तरह के जो मुजरिम होते हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता, और इनको माफ़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं। जितने कोर्ट से ये केस लड़े हैं, उन सब कोर्ट में इनकी सज़ा जो थी वो बरकरार रखी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नियम है, दिल्ली पुलिस का भी ऐसा ही नियम है कि उसकी भी गाइडलाइन है कि ऐसे आरोपी जो होते हैं, ऐसे गुनहगार जो होते हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। गुजरात सरकार ने इसके लिए 1992 का जो कानून था उनका, कि माफ़ीनामा नाम का उनका एक कानून है, उसमें एक संदिग्ध रूप से कुछ ठीक से गाइडलाइन नहीं है। उसमें अगर कोई अपनी आधी सज़ा या 15 साल सज़ा पूरी करता है तो उसको माफ़ कर दिया जा सकता है, उसका बिहेवियर देखकर। बाकी की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें है कि वो बाहर आकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों छोड़ा जा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा, वगैरह वह सब। अब इनको इसमें से कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन गुजरात सरकार ने 92 का वास्ता दिया, क्योंकि 2008 में इनके केस का रिजल्ट लगा था, इसलिए 2014 का इसको कानून लागू नहीं पड़ता, ऐसा इन्होंने दलील दी। हालांकि इन्होंने जो गुनाह किया वो 92 के बाद का है, लेकिन फिर भी
जब 2014 का कानून बना तो इन्होंने जो अर्जी लगाई वो 2014 के बाद लगाई। तब जो कानून में बदलाव हुआ है वो इनको लागू होना चाहिए, ना कि 1992 का। तो इनको 2014 का कानून को देखते हुए इनको माफ़ नहीं किया जा सकता था, करना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने पिछला कानून लगा दिया। तो जब कानून बदलाई है, 92 का कानून बदल कर 14 में कया नया कानून बना है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बने हैं, तो इनको छोड़ना असंभव था, छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको छोड़ना है कुछ भी करके। अब इससे क्या संदेश गया देश में कि हिंदू होना, हिंदुत्ववादी होना, ब्राह्मण होना, ऐसे अगर आप कितना भी बड़ा गुनाह कर दो तो आप पर ये सरकार दया कर सकती है और इन्हें लगता है कि कोई हिंदू इनके तरफ आकर्षित हो जाएगा। अभी ये लोग इतना डेयरिंग क्यों करते हैं? इनको पता है कि इस देश में उठाव हो नहीं सकता, सारे बटे हुए हैं। कोई दलित है, कोई मराठा है, कोई जाट है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब बटे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करता। बिल्किस बानो का केस हुआ, सबको क्या लगता है? बिल्किस बानो हमारी कौन लगती है? मुसलमान है, मुसलमान लड़ेंगे, मुसलमान न्याय मांगेंगे, वो रास्ते पे उतरेंगे। जो अभी एक बच्चे का मार मार के उसका मर्डर हुआ है, इंद्र मेघवाल, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का था और उसने मटके को, पीने के पानी के मटके को छू लिया था, तो टीचर ने उसको इतना मारा कि वो मर गया। अब यहाँ भी कौन निकलेगा रास्ते पे? दलित निकलेंगे जिनका बच्चा था। हमारा कौन था इंद्र मेघवाल? हमारा कोई नहीं था। अभी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए भी है जनरल लोगों के, लेकिन जिस तादाद में प्रोटेस्ट होना चाहिए था इन दोनों केस में नहीं हुए, क्योंकि सबको लगता है कि ये हमारे नहीं थे। बच्चा दलित था, बिल्किस बानो मुस्लिम थी, वो लोग लड़ेंगे। और यही हमारे भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धर्म की वैसे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज का एक मामला है। किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऊंच या नीच नहीं हो सकता, कोई सही या गलत नहीं हो सकता। हर एक अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। और भारत में बहुधर्मीय राष्ट्र है ये, कई सालों से यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं। बस ये दो जोड़ी इधर ऊपर के आ गई, इन्होंने ही सारा ये खेल खराब कर दिया। अभी ये जाति जो है, ये जाति की हड्डी कहाँ अटकी है? आरक्षण में। एक तरफ हम कहते हैं कि हमको पिछड़ा मत बोलो, एट्रोसिटी लग जाता है, जातिवाचक मत बोलो, तो ये मत बोलो, वो मत बोलो, लेकिन बात आरक्षण की आती है तो हम कहते हैं कि हम पिछड़े, हमको आरक्षण चाहिए। तो बात यहाँ मतलब पर आकर अटकी है। अगर मैं ये कह दूँ कि पिछड़े सारे वर्ग है, SC, ST, VJNT, जितने वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, OPC, OBC वगैरह, सब ने ये आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लात मारना चाहिए, ठोकर मार देना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए गैर बराबरी, हमको बराबरी में आना है, कंधे से कंधा मिलाना है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, एक ही लेवल से रहेगा, उसको जाति से नहीं पहचाना जाएगा। हम सब बराबरी चाहते हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा अगर कोई कहेगा तो ये आरक्षित समाज उसके घर पर जाके पत्थर फेंकेंगे। इन समाजों की जो लीडर है, जो मतलबी है, जो मैनेज है, जिनको पाला हुआ है सरकारों ने, ये लीडर कहेंगे कि देखो तुम्हारे आरक्षण पे ये आदमी क्या कर रहा है, आँच ला रहा है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये लोग उनका सुनकर पत्थर फेंकेंगे, जिसने कहा उसको मार देंगे, मारेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर। तो भाइयों, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या चाहिए। हमको गैर बराबरी को हटाना है और सबको समानता में लाना है, या हमको ये वर्गीकरण को कायम रखना है। अगर इसको कायम रखना है तो जो चल रहा है ठीक है, ऐसा होता रहेगा। कई इंद्र मेघवाल मारे जाएंगे। ये दोनों जो है, इंद्र मेघवाल ये जाति का मारा हुआ है और बिल्किस बानो धर्म की मारी हुई है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जाति का खेल ख़त्म करना है तो उसके लिए आरक्षण छोड़ना होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि आरक्षण से किसका फ़ायदा है? हम 75 सालों से देख रहे हैं, जिन लोगों को आरक्षण है वो कितने आगे गए। मेरे हिसाब से वो आगे नहीं गए, पिछड़े हो गए और ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। समझने की बात है, इस पर सोचना होगा, समीक्षा करनी होगी आरक्षण की। सचमुच ये आरक्षण पिछड़े समाज को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? सिंपल सी बात है साथियों।
100 जगह एक ऑफिस में निकली है, सरकारी नौकरी में 100 जगह निकली है। ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है, ठीक है। तो 100 में से कितने लोग ओबीसी लगेंगे? 27। अब ओबीसी में कितनी जाति इंक्लूड है? 356 जाति। अब 356 जाति में से 27 लोग लगेंगे और बाकी के घर भेजे जाएंगे। कहाँ से ओबीसी समाज आगे जाएगा? 356 जाति में से सिर्फ 27 जाति के लोग लगेंगे, या किसी भी जाति से 27 लोग लगेंगे, बाकी सारे घर चले जाएंगे। तो ये सारे जो ओबीसी में इंक्लूड जो जाति है 356 जाति, ये सब पीछे रह रहे हैं। जितना आरक्षण 52% लोगों को है ओबीसी, और बाकी सब मिला के जितना आरक्षण 96.5% लोगों को मिल रहा है वो 50% है, और बचे हुए 3-3.5% में 50% वो लोग मौज कर रहे हैं। वो इसीलिए कि वो बिना आरक्षित है, लेकिन उनको 50% आरक्षण है, और जो लोग आरक्षित है वो 96.5% है, लेकिन उनको 50% आरक्षण है। ये जो जाति के ठेकेदार है, समाज के ठेकेदार है, जो नेता बने फिरते हैं ना, जो आपको गुमराह करते हैं, उनको ये सवाल पूछो कि ऐसा क्यों है, ऐसा ये इस पर विरोध क्यों नहीं होता। वो कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको हमेशा बरगलाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, क्योंकि उनका जो घर है, वो जो मौज मजे कर रहे हैं, वो सरकार से उनको पैसा मिलता है, एजेंट होते हैं। ये समाज के कई लोग जो है ये सरकार ने खरीदे हुए होते, पाले हुए होते, इनको पैसा दो, ये समाज को भटकाते रहते हैं। ये सबको समझना होगा, वरना ये इंद्र मेघवाल और बिल्किस बानो जैसी केसेस होते रहेगी। और अगर अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जो भी चुनाव होते हैं, अगर वो ईवीएम से होते हैं तो उस पर पूरा बहिष्कार करो, क्योंकि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, केंद्र में बीजेपी की सरकार आती रहेगी, वो कभी सरकार से हटेंगे नहीं। और इस तरह का माहौल हमारे देश में सालों साल हर बार चलते रहेगा। लेकिन ये जो बेवकूफ़ पार्टियां हैं, ये जो इनके नेता हैं, इनको कहीं ना कहीं आस होती है कि हम चुनकर आएंगे, हमारे 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे। किसी राज्य में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि राज्यों में ये लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं, राज्यों में ये लोग ईवीएम मैनेज नहीं करते। लेकिन कई जगह जो महत्वपूर्ण सीट होती है वहाँ ये मैनेज कर लेते हैं, या फिर वहाँ दूसरे पार्टी को खरीद लेते हैं। तो इस तरह से इनका जो कारोबार है, इसको अगर रोकना है तो ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार डालो। और आप अगर ये जो अभी पार्टियां है मौजूदा, इनसे अगर उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये कुछ सुधार करोगे, तो हमारे जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। करीब करीब सभी पार्टियां और सभी पार्टियों के नेता करीब करीब भ्रष्ट हैं। ये जो नाटक करते समाज सेवा का, विकास का, ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये कुछ नहीं करते हैं। वरना आज सारे के सारे मोदी और शाह के सामने जो बिल्ली बने बैठे हैं ना, इनको बिल्ली क्यों बनना पड़ा है? क्योंकि ये हरामखोर जो है, ये भ्रष्ट है। इन पर ईडी क्यों लगता है? क्योंकि ये भ्रष्ट है। इन्होंने लाखों करोड़ों के घोटाले किए हैं, और इनकी प्रॉपर्टी अनगिनत प्रॉपर्टी है। ये आए ही सत्ता में या आए ही राजनीति में इसलिए है कि इनको पैसा कमाना है, इनको सत्ता का व्यापार करना है। तो मौजूदा जो पार्टियां और नेता हैं, इनसे आप उम्मीद मत रखिए, कुछ नहीं होगा। और जो जाति जाति की पार्टियां बनी है ना, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, पूरी आपके लाइफ में, या इस भारत के आने वाले कितने भी सालों में, कोई भी जाति के नाम से बनी हुई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। जब तक आप भारतीय नहीं बनते हो तब तक, जब तक आप अच्छे लोगों को चुनकर नहीं देते हो तब तक, और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। साथियों, मैं संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से आपको एक विनती करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा पक्ष जो है, हमारी जो पार्टी है संयुक्त भारत पक्ष, ये राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड पार्टी है। ये किसी एक धर्म की या किसी एक जाति की पूजा नहीं करती है। हम सब भारतीय हैं, और हम सबको भारतीयता के तौर पर ही पहचानते हैं। हम किसी एक जाति को उकसा के, उनका खून गर्म करके उनकी ओट हथियाना नहीं चाहते, वो अधर्म है, हम वो नहीं करना चाहते। हम राजनीति में आए हैं तो हम लोग
सबको भारतीय की होने के नाते जोड़ना चाहते हैं और हमारे देश में भारतीयता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हर एक को एक भारतीय होने की पहचान दिलाना चाहते हैं। एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जो हमारे क्रांतिकारों का सपना था, जिन्होंने बलिदान दिया इस भारत को स्वतंत्र करने में। उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे जो भाई है, हमारी जो आने वाली आगे की पीढ़ी है, खुशहाल रहेगी, सुखी रहेगी, खुश रहेगी, खुली हवा में सांस लेगी। लेकिन इन हरामखोर नेताओं की वजह से आज फिर हम गुलाम ही है। तो अगर आपको लगता है कि इस भारत को इन जंजाल से छोड़ना चाहिए, इन सारे पार्टियों से बचाना है, अमित शाह और ये मोदी से बचाना है, तो संयुक्त भारत पक्ष के साथ जुड़ जाइए। अच्छे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है, पार्टी को ज़रूरत है, और हम इस देश को एक अच्छी दिशा में, प्रगति की दिशा में लेके जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस भारत को विकसित करेंगे, ना कि अंधश्रद्धा, पाखंड, धर्म, जाति, इन मुद्दों से हम इसको विकसित नहीं करना चाहते। हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करना चाहते हैं। तो मैं आपको और विनती करता हूँ कि आप लोग संयुक्त भारत पक्ष से जुड़िए, जाति और धर्म को घर पे रखिए, और इस भारत में जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, और ख़ास तौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम आपसे ना पार्टी का कोई फंड मांगेंगे, ना आपसे कोई पैसा लिया जाएगा। बस आपको ट्रांसपेरेंट विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, हर गलत चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना है। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सिस्टम से लड़कर सिस्टम बदला नहीं जा सकता, सिस्टम में आकर सिस्टम बदला जा सकता है। इसीलिए राजनीति ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें भी कोई राजनीति का शौक नहीं था, हमारे भी घर में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन अभी ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसे ही भ्रष्ट पार्टी और भ्रष्ट नेता अगर इस देश में राज करते रहेंगे, विकास कहाँ से होगा। आज रोज़गार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी है, आरोग्य व्यवस्था खराब कर दी है, हर चीज़ क्या ठीक है हमारे देश में, कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए साथियों, अभी अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी हो गया। आइए हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।